हेलो 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 हेलो। ओके सो हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज हम लोग आपके सीएमए इंटर का एक जो सब्जेक्ट है, सीएमए इंटर के सेकंड ग्रुप का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो स्टार्ट कर रहे हैं। कभी सुना है नाम इसका? ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ओएम बोलते हैं हम इसको। वैसे तुम्हारे सेकंड ग्रुप के अंदर तुम जाओगे तो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्लस इसके साथ में एक और चीज मिलेगा तुमको, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो तुम्हारा जो ये सब्जेक्ट है ये कहलाता है OMSM। 100 मार्क्स का पेपर है तुम्हारा, जिसमें 60 मार्क्स कैरी करेगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट और 40 मार्क्स कैरी करेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दो चीज़ें होती हैं। पहले थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। आज हमारा पहला क्लास है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। ग्रुप 2 का हमारा सब्जेक्ट है। पेपर नंबर वैसे आप 4 फाउंडेशन के निकाल दो, 4 फर्स्ट ग्रुप के निकाल दो, 8 8 11, 11वें नंबर का तुम्हारा ये सब्जेक्ट आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के पहले क्लास में हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है। वैसे साथ में इस वाले सब्जेक्ट के तुम्हारे एसएम भी दे रखा है, पर एसएम वाला सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाला चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट बहुत ही स्पेशल है तुम्हारे लिए। तुम लोग सीएमए कर रहे हैं ना, तो ये जो सब्जेक्ट है ना ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये केवल एक सीएमए वाला बच्चा ही पढ़ता है। सीए की बात करोगे तो सीए के अंदर आप पूरा ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज इट इज नहीं पढ़ते हो। कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के हमको वहाँ पे दिए रहते हैं। आप एमबीए करते हो, कोई और डिग्री कोर्स करते हो, है ना, वहाँ पे तुमको ये सब्जेक्ट पूरा नहीं मिलता। परंतु जिस तरीके से हम लोग यानी कि सीएमए के लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस तरह से ये सब्जेक्ट कोई और नहीं पढ़ता है, ना ही पढ़ाता है। तो हमारे पास एक एज रहता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, कि हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है जो स्पेशल है, जो दूसरों के पास नहीं है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अच्छा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो ये ऐसा सब्जेक्ट तो सब जगह मिलता है तुमको। सीए में मिल जाएगा, सीएस में भी होता था पहले, कभी सीएमए में है, कॉलेजेस में पढ़ने को मिलता ही है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप देखेंगे वेटेज उसका 40 मार्क्स है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट दैट कवर्स 60 मार्क्स। ये सब्जेक्ट की खास बात क्या है? ये सब्जेक्ट की खास बात ये है, जब आप आज इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जब के लिए पढ़ रहे हो, जून के लिए पढ़ोगे, दिसंबर के लिए पढ़ोगे, जब तुम्हारा मन करे, तो इसमें एक बात ध्यान रखें, तुम लोग इजीली टारगेट कर सकते हो 80 मार्क्स या 80 अबव। मैं 60 की बात नहीं करूंगा, मैं 70 की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे 80 अबव, 80 प्लस की बात करूंगा। क्योंकि अगर एक बार तुमने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, इसमें जो चैप्टर्स दिए हैं तुमको, जो टॉपिक्स दिए हैं, वो तुमने अच्छे से मास्टरी कर ली, तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारे इजीली 80 मार्क्स आ सकते हैं। 70 टू 80 आराम से आ सकते हैं, कहीं नहीं जाएगा। और एक सब्जेक्ट में तुम अगर 70 मार्क्स ले आओ एक ही सब्जेक्ट में, तो बाकी तुम्हारे पास तीन जो सब्जेक्ट बचते हैं ना, उसमें तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं, एक कुशन मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाता है, कि जहाँ पे तुम खुद को एक चांस दे सकते हो कि यार ठीक है सर, अगले वाले सब्जेक्ट में 50 50 50 45 50 45 ला करके एक ग्रुप क्लियर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सुना, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, नाम पहली बार सुना है ना? तो पहले मतलब समझते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, कि व्हाट डू वी मीन बाय ओएम। ठीक है, अच्छा एक बात तो बता दूं, मैं 80 की बात क्यों कर रहा हूँ, 80 प्लस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो दिस सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। एसएम तुम जाओगे, एसएम इज अ कंप्लीटली अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। वो तो एक थियोरी सब्जेक्ट है ही जो 40 मार्क्स लेके चल रहा है, पर ठीक है, वो थियोरी में भी तुमको कैसा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, विच आर इजी टू आंसर। अगर आपने एसएम ढंग से पढ़ रखा है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तुमको आंसर करने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओएम की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल, जहां पे 30% थियोरी है, 70% प्रैक्टिकल है। तो 60 का 70% मतलब 42 मार्क्स होता है नियर अबाउट। तो तुम चाहो तो 40 60 में से समझ लो 40 मार्क्स इज फॉर प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स इज फॉर द थियोरी
थियोरी वाला थिंग। इस तरह से आप बाइफिकेट कर सकते हो खुद के लिए, भले कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि इसका 70% पोर्शन प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप समझ ना पाए, डुएबल प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला चीज में तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं बचेगी ना। जो मार्क्स कटेंगे थोड़े बहुत तुम्हारे वो कर सकते हैं 30% थियरी, यानी 20 नंबर की थियरी उधर, 40 नंबर की थियरी उधर। तो 10-15 नंबर तुम कटाते हो अगर थियरी के अंदर, तो भी 70, 75, 80 स्कोर कर सकते हैं। तो क्योंकि मेनली दिस सब्जेक्ट, ओएम वाला चीज का बात कर रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ एसएम की बात अभी नहीं कर रहा मैं। दिस सब्जेक्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन, तो इसमें आप इजीली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा, तुम लोग अगर तुम्हारे यहाँ पे मॉड्यूल रेफर करोगे, सीए में इंटर कर दिया आप, मॉड्यूल रेफर करते हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो चैप्टर्स आपको 5-6 चैप्टर्स दे रखे हैं, 6-7 चैप्टर दे रखे हैं ओएम के। हम जब इस चीज को पढ़ेंगे ना, हम वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल ना, वो थोड़ा इस तरह से डिजाइन कर रखा है, इस तरह से प्लान कर रखा है कि टॉपिक आपको दे तो रखे हैं एक के बाद एक के बाद एक, पर आप उनमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बिठा सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको भी एक लिस्ट बनवा दूंगा कि दीज आर द टॉपिक्स जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो कि थियरी टॉपिक्स हैं। तो हम वन बाय वन उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ये जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स है ना, उनको करते चलेंगे, इंस्टेड कि हम बुक को देखें कि भाई चैप्टर 1 क्या बात कर रहा है। बोले चैप्टर 1 बात कर रहा है इंट्रोडक्शन टू एम, चैप्टर 2 बात कर रहा है डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग में उसने ढेर सारी चीजें दे दी, चैप्टर 2 जो भी दे रखा है। तो राधा देन कि हम उस रास्ते से जाएं, हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे, अभी ही प्रिपेयर करवा दूंगा तुम लोग को, कि ये तुम्हारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। 16 टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर, गिनोगे तो 16 लगते हैं, पर ठीक है ईजी है। तो वो 16 टॉपिक्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे। थ्योरी के अंदर भी हम 5-6 टॉपिक्स निकाल लेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, हमारा सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द चैप्टर, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे। वही इसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है कि आप ओएम में स्कोर कर पाओ। ठीक है, जैसे मैंने बताया 30% आपका ये है, 70 ये है। अच्छा, इस हमारे एग्जाम में ये बात भी अच्छी होती है कि 20 कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जो एक एक नंबर वाले होते हैं ना, वन वर्ड क्वेश्चंस हो गए, फिर इन द बैंक्स टाइप हो गया, ट्रू फॉल्स वाला हो गया, वैसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं, एमसीक्यूज वाला हो गया। तो उधर भी हमारे पास एक अच्छा मौका मिल जाता है कि हम वहाँ स्कोर कर सकें। उसमें मान लो 10 नंबर के क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल गए जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन से आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के वो आप कर लेते हैं, बाकी जो होता है थियोरी वाले क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली करते हैं। तो 10 आपको बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू प्लस ट्रू फॉल्स वाले सब चीज़ मिला के 20 नंबर का पेपर आपका वो चीज़ रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से चलता है हमारा। वहाँ पे होगी, यहाँ नहीं होगी, अभी होगी जब पता लग जाएगा। मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, तो चलो पहले तो मैं तुमको लिस्ट बनाने से पहले समझा देते हैं कि आखिर जो ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं वो है क्या। नाम क्या है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो किसी ने मुझसे पूछा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैंने बोला ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। ठीक है, बोले ऑपरेशंस मैनेजमेंट मतलब, तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मैनेजमेंट करना कहलाता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्या चीज बोला मैं? ऑपरेशंस का मैनेजमेंट कहलाता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये कैसी बात हुई सर, मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशंस इज ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये कैसी बात हुई, समझ में नहीं आया हमको। तो सुनो, किसका मैनेजमेंट करने की बात हो रही है? ऑपरेशंस के मैनेजमेंट करने की बात हो रही है। तो सर सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या? क्या ये वो ऑपरेशन है जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर? तो ऑपरेशंस का यदि मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, कभी सुना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? हाँ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो खर्चे होते हैं उसको डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी मतलब कुछ चीजें जिसके ऊपर खर्चा हो रहा है।
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बोले ये वो एक्टिविटीज है, या ऑपरेशंस माने ये वो चीजें हैं जो क्या है, दीज आर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई अकेडमी है, जैसे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, तो कोचिंग सेंटर का डे टू डे एक्टिविटी क्या हुआ यहाँ का, बोले सर डे टू डे एक्टिविटी हुआ क्लासेस, क्लासेस होना, क्लासेस लगाना, क्लासेस बच्चों को पढ़ाना, ये डे टू डे एक्टिविटी है। तो जो भी डे टू डे एक्टिविटी को कैरी आउट किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, वो काम कहलाते हैं, वो एक्टिविटीज कहलाती है ऑपरेशंस। इसलिए वहां से वो इन ऑपरेशंस पे जो खर्चा होता है इसलिए आप उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हो, वहां से फिर आप क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। पर ऑपरेशंस का मतलब क्या, ऑपरेशंस का मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं। ठीक है सर, फिर भी नहीं समझ में आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी मतलब क्या, तो समझो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लो कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, किसका बिजनेस कर रही है, किसका सर, गुड्स का या सर्विसेज का, है ना, कपड़े आपने बोले तो गुड्स हो गए, वो गुड्स का या सर्विसेज का। तो गुड्स का अगर मेरा बिजनेस है तो मेरा डे टू डे एक्टिविटी क्या होगा, मेरा डे टू डे एक्टिविटी होगा सर प्रोडक्शन करना, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर उसको बेचना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करना, ये मेरा क्या होगा, डे टू डे एक्टिविटीज। तो ऑपरेशंस को जब हम थोड़ा और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे यूनिट्स होती है उनके नजरिए से जब आप देखते हैं, तो ऑपरेशंस का एक मीनिंग ये भी निकलता है, ऑपरेशंस इज व्हाट, के दोज एक्टिविटीज which are related to प्रोडक्शन। ऐसा कोई भी काम जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेशंस। ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो चीज क्या कहलाती है, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस यानी दीज आर द डे टू डे एक्टिविटीज, दीज आर दोज एक्टिविटीज जिसको परफॉर्म करके आप क्या करने वाले हो, प्रोडक्शन करने वाले हो। ठीक है, जिसको परफॉर्म करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो इन्हीं एक्टिविटीज का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर मैनेजमेंट करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं एक्टिविटीज का हम क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट। सर सवाल आता है पर एक और, मैनेजमेंट मतलब क्या, आपने कहा मैनेजमेंट करेंगे, आपने तो बोल दिया मैनेजमेंट मतलब क्या। तो मैनेजमेंट मतलब होता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, परफॉर्मिंग एनी टास्क बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हम कहते हैं ना मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मैनेजमेंट मतलब क्या कर रहे हो, आप चीजों को मैनेज कर रहे हो, संभाल रहे हो। ठीक है, यानी आप कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड को लगा के वो काम परफॉर्म कर रहे हो, ताकि ताकि टू एंश्योर एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या आता है, यस सर। तो एफिशिएंसी हम ला सके हमारे काम में, हमारे एक्टिविटीज में, इसीलिए हम चीजों का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और हम यहाँ पे हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में चाह रहे हैं कि हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज है, हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, हम उनको क्या कर सकें, हम कुछ इस तरह से वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, ताकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या अचीव कर पाए, एफिशिएंसी अचीव कर पाए। सर एफिशिएंसी अचीव करके क्या होगा, एफिशिएंसी अचीव करके अल्टीमेटली यहाँ पे जो काम होगा ना, अल्टीमेटली जो काम होगा वो क्या होगा, वो काम होगा आपका, यानी कैसे एफिशिएंसी अचीव करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। सही बात है, कॉस्ट रिडक्शन होगा। आप लोग क्या बनोगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तुम्हारा काम क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उधर सीएमए का बहुत जरूरत होता है, क्यों, कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट राइज हो रही है उसको क्या कर सके,
उसको मिनिमम रख सकें, या उतनी कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएं, या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को हम उसकी जो कॉस्ट है उसको क्या कर पाएं, मिनिमाइज कर पाएं। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे अल्टीमेटली पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। हम हमारे ऑपरेशंस का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ऑपरेशंस मींस व्हाट सर, एनी एक्टिविटी जो विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और वी कैन से इट इज द डे टू डे एक्टिविटी विच वी आर मैनेजिंग। ठीक है, मैनेजिंग मींस कि कोई भी टास्क परफॉर्म करना बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड इन ऑर्डर टू एंश्योर या इन ऑर्डर टू गेट एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और यही ऑपरेशंस मैनेजमेंट आप करते हैं ताकि आप अल्टीमेटली कॉस्ट रिड्यूस कर पाएं। तो यानी सर हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस मैनेजमेंट अप्लाई होता होगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, यही चाहती है ना कि कम से कम पैसे में, कम से कम रिसोर्सेस लगा करके, कम से कम खर्चे में हमारा क्या चले, धंधा बढ़िया चले। प्रॉफिट अपन तभी बढ़ेगा ना, प्रॉफिट कब बढ़ेगा, सेल्स बढ़े। अब सेल्स नहीं बढ़ रही मान लो, तो फिर भी कैसे बढ़ाओगे प्रॉफिट, सर हम खुद की कॉस्ट कम करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ से होगी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से। तो यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरीके से यूनिवर्सल हो गया सभी तरह के बिजनेसेस के लिए। जरूरी नहीं ना कि आप एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालो, हाँ ये भी एक चीज होती है, परंतु ये आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को हैम्पर करेगी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं मुझे प्रोडक्शन उतना ही करना है, मेरे लेबर उतने ही है। हाँ ये वाली चीज, हाँ ये हो सकता है, ये वाला चीज भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सब जो आप बता रहे हो ना कि सर क्या पता उस टास्क को करने के लिए 50 लेबर किए गए, आप मान लो कि 50 लेबर लगा रखे हैं पर वो टास्क तो 30 जनों से परफॉर्म हो पा रहा है, 20 जने हम हटा रहे हैं, तो वहां भी कॉस्ट कटिंग हो रही है। यस, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट ओनली। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक हो गया, एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो हर तरह के बिजनेस में जिसका क्या है, एप्लीकेबिलिटी है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो तुमको दूसरे जो सिलेबसेस हैं उनसे अलग बनाता है, और इसकी क्या है, वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी भी है। अच्छा सर, तो आपने कहा कि ये हर तरह के बिजनेस में यूज हो रहा है ऑपरेशन मैनेजमेंट, सर कोई एग्जांपल वगैरह हो सके तो हम समझ पाए कैसे यूज हो रहा है। चलो तो एग्जांपल देते हैं तुमको। किसका एग्जांपल दें, चलो KFC का एग्जांपल देते हैं। KFC गए हो कभी, गए हो, कितनी बार गए हो, 3-4 बार गए हो। तो KFC गए हो तो कैसा स्ट्रक्चर होता है उधर का, चलो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ जाओगे अभी। जैसे मैं KFC उतरा, सीढ़ियाँ उतरा, यहाँ वाला अपना मॉल वाला है, सीढ़ियाँ उतरे, नीचे उतरती आप देखोगे ये अपना मान लेते हैं पूरा, उसको मान लेते हैं पूरा जगह है। एग्जैक्टली मेरे को उसकी तस्वीर याद नहीं है, बट ठीक है जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना बताऊंगा। यहाँ से मेरी एंट्री हुई, इधर से एंट्री हो रही है ना, स्टेयर्स इधर है, यहाँ पे उन्होंने कुछ तो काउंटर लगा रखा है, ऐसा कुछ ही है जहाँ पे मतलब वो लोग बैठ मतलब ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, यहाँ ये लोग ऑर्डर्स लेते हैं, और ये इधर एक काउंटर है, और पीछे अलग कुछ चल रहा है। यहाँ दीवार पे मेन्यू लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, ओके, और यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह है। परफेक्ट, ऐसा होता है। अब मान लो तुम गए वहां पे, मस्त पार्टी वार्टी देने, तुम क्या करोगे, ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर कैसे करोगे, तो सर यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, ये मैंने बताया ना आपको, इस तरीके से काउंटर बना है जहां पर जाकर के क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर्स देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लाइन लगानी पड़ती है, अगर रश होगा तो लाइन लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप वीकडेज में जाओ तो ठीक है जैसे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। वैसे तो जनरली क्या होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में आप टेबल पे आके बैठते हो, वहाँ मेन्यू होता है, मेन्यू में से देखते हो, वेटर आता है पूछता है क्या क्या क्या, मेन्यू वगैरह होते हैं, कभी नहीं होते, अवेलेबल कराते हैं, गायब हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लाइन में लगे,
आपको जो ऑर्डर करना है वहाँ साइड में दीवार पे मेन्यू लगा रखा है, आप वहाँ से जब तक आप लाइन में लगे हो तब तक आप वहाँ से सेलेक्ट कर लो। फिर तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो ऑर्डर पीछे कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, किचन में प्रिपेयर हो रहा है। किचन में भी सेगमेंट बांट रखे हैं कि इस तरह का कोई ऑर्डर है, बोले बर्गर वगैरह का ऑर्डर होगा तो यहाँ पर आएगा, बोले कुछ तो भी KFC में तो जनरली नॉनवेज ही मिलता है, कोई भी फ्राइड चीज़ का ऑर्डर है तो यहाँ आ जाएगा, और कुछ अदर्स हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी चीज़ें। तो उस किचन भी डिवाइड कर रखा है इस तरीके से, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ एक ही बन रहा है। तुम क्यू में लगे, मतलब क्यू माने लाइन में लगे, जब तक लाइन में लगे हो तब तक तुमने उधर से पूरा मेन्यू डिसाइड कर लिया, हाँ कि यार ठीक है ये लेना है। तुम्हारी बारी आ गई, तुम काउंटर पे आ गए, तुमने पेमेंट करा, अपना ऑर्डर प्लेस करा, वो तुमको टोकन देता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्क्रीन लगी रहती है, यहाँ लगी रहेगी, यहाँ लगी रहेगी, एक स्क्रीन लगी रहेगी, ठीक है, जिधर तुम्हारा वो चलता रहेगा टोकन नंबर, कि इतना इतना टोकन नंबर, हाँ। नहीं तो आवाज़ दे के बुला लेगा, बोले निमिष माथुर, ये आ गया, ऐसा सा। अब जब यहाँ पे टोकन मिल गया तो तुम क्या करते हो, वहाँ जाकर बैठ जाते हो चेयर पे, टेबल पे, और आराम से वेट करते हो। क्या बोलते हैं वो आपको टोकन देते समय, बोले सर 10-15 मिनट रुको, अभी आपका ऑर्डर आ जाएगा, ऐसा ही होता है। चलो, तो ये सब क्या हो रहा है, यस, दीज आर द ऑपरेशंस विच आर कैरिड आउट। KFC क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहा है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, परंतु इन ऑपरेशंस का क्या किया गया यहाँ पर, मैनेजमेंट किया गया है। कैसे मैनेजमेंट किया गया है, कि सर ये एंटर होते यहाँ पे खाली स्पेस है, ऐसा क्यों नहीं है कि एंटर होते यहाँ पर ये सामने काउंटर हो, या किचन मैंने बोला यहाँ पर है, ऐसा क्यों नहीं कि किचन यहाँ एंटर होते किचन हो फिर बाकी चीजें हो। तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाएंगी। समझो तुम किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट होते बोले अरे सामने किचन, अरे ये क्या है ना, किचन बोले, फिर वहाँ या फिर बैठने की जगह हो गई। अब तुम ढूंढ ही रहे हो, बोले यार ऑर्डर कहाँ प्लेस करना है, बोले ऑर्डर प्लेस करना हो कोने में लगा हुआ है, ऐसा कुछ हो तो तुम लोग को क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, मे बी शायद तुम वापस, तुम्हारा जाने का मन नहीं करे, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो रह गया। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये भी किसी ने क्या करा है, बैठ करके डिजाइन करा है, मैनेज करा है, कि बोले काम करो, कस्टमर आया, आते ही इसके लिए क्या, आते ही उसको अच्छा लगे, बोले हाँ ठीक है, खुला खुला एरिया है, लाइन में लग रहा है, लाइन में लगा है तो वहां पे मेन्यू लगा दो, ताकि जब वो लाइन में लगा है तो उसको चिढ़ ना मचे। नहीं समझो आप केवल लाइन में लगे हो, वेट कर रहे यार कब आएगा मेरा ऑर्डर है, पर तुम जब तक लाइन में लगे हो तब तक तुम्हारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है, मेन्यू लग रहा है, तो यार यू कैन डिसाइड, तो तुम्हारा टाइम निकल रहा है, तुमको वो चिड़चिड़ नहीं हो रही है। फिर तुमने जाकर के ऑर्डर प्लेस कर दिया, कैश काउंटर पे जो भी पेमेंट कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर वो बोलता है 10-15 मिनट लेगा सर, 10-15 मिनट से पहले आ गया तो यू विल बी हैप्पी, बोले अरे तैयार हो गया, वो तुमको बोले बोले सर 5 मिनट, 5 मिनट करके आधा घंटा लगा दे, तो तुमको दिक्कत होगा, तुम शायद वापस ना जाओ। एग्जैक्टली 15 मिनट बोलता है, 15 मिनट रेडी भी हो जाता है, क्यों, ये उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोलते हैं। ये चीज उसको किसी ने बताई है, वो अपने आप नहीं बोल रहा है, ये चीज को किसी ने बताई है, बोले देख एवरेज ऑर्डर कभी भी आएगा, ये ऑर्डर है तो इसके लिए 10 मिनट बोलने का, इसके लिए 15 मिनट बोलने का, इसके लिए 20 मिनट बोलने का, वो 15 मिनट बोल रहा है, आधा घंटा भी तो बोल सकता है ना, क्यों नहीं बोल रहा आधा घंटा। जोमेटो पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वो बता देता है अपने आप, बोले 50 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा, वो भी तो बोल सकता है 10 मिनट में आ जाएगा, अच्छा 50 की कभी कभी ऑर्डर 30 मिनट में भी आ जाता है। तो वो सब क्या है, दीज आर द ऑपरेशंस जिसको किसी ना किसी ने मैनेज किया है, किसी ने तो बताया आकर के कि देखो ऐसी ऑर्डर की लाइन होनी चाहिए, यहाँ से ऑर्डर लेना है। अच्छा किचन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए सारी भसड़ एक साथ मची हुई है कि सभी ऑर्डर एक साथ आ रहे हैं, सभी चीजें एक साथ, नहीं नहीं नहीं, नहीं वहां भी आपने सेग्रीगेशन कर दिया, बोले बर्गर का ऑर्डर आएगा तो इस वाले डिपार्टमेंट में देना है, बोले अगर कुछ फ्राइड का कुछ चीज़ है तो बोले इस डिपार्टमेंट में देना है, बोले पिज्ज़ा का कुछ ऑर्डर तो इस डिपार्टमेंट में देना है, बोले कुछ शेक्स वगैरह का ऑर्डर तो इस डिपार्टमेंट में देना, तो उससे क्या है, उससे क्या होगा, एक सीक्वेंस में काम हो पाएगा, एक सिस्टमेटिक वे में काम हो पाएगा, और एफिशिएंसी के साथ काम हो पाएगा, कोई चीज़ का वेस्टेज नहीं होगा, समझ रहे, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा किसी चीज़ को होने में, ऐसा चीज। तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर द ऑपरेशन जिसको किसी मैनेजर ने मैनेज करा है, किसी ओएम पढ़े हुए मैनेजर ने ये मैनेज करा, बता के दिया है। हल्दीराम गया है कभी, दिल्ली वगैरह गुड़गांव जाओगे ना, वहाँ हल्दीराम बहुत चलता है, हल्दीराम में भी ऐसा है, अंदर घुसे वहाँ पे कैश काउंटर लगे,
कैश काउंटर से पेमेंट करो, टोकन ले लो, फिर उससे आपको जो भी लेना है यहाँ से ले लो, यहाँ बता दो, आप अपनी जगह जाके बैठ जाओ, अपने आप नंबर आया था वो भी वैसा कर देते हैं। जब तक वेटिंग पीरियड चल रहा है वहाँ पे सामने तो दुकानें भी लगा रखी हैं, बोले कुछ और खरीदने का मन करे तो यहाँ से खरीद लो। तो ये सब क्या हो रहा है, क्राउड को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है, कस्टमर्स को मैनेज किया जा रहा है, ऑपरेशंस को मैनेज किया जा रहा है, ताकि ना तो दुकान में आने वाले को इनकन्वीनियंस हो और ना ही बनाने वाले को इनकन्वीनियंस हो, सब चीज बढ़िया तरीके से चलता रहे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाए। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, दिस इज व्हाट ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज। सबसे पहले तो अच्छा, ये KFC कहाँ खुला हुआ है, सिनेमा मॉल में तुमने बोला, और एक और कहाँ खुला हुआ है, मित्तल मॉल में, ऐसे कोई? हाँ हाँ, टॉप फ्लोर पे। तो ये जितनी भी जगह खुला हुआ है ये सारी क्या है, ये ऐसी प्लेसेस है जहाँ पब्लिक का क्या होता है, फुटफॉल होता है। ऐसा क्यों नहीं करा कि पुष्कर घाटी के तलहटी के नीचे वहां इसने KFC खोल दिया, ऐसा कर सकता था ना, शायद सस्ता पड़ जाता, रेंट कम देना पड़ता। वहां क्यों नहीं, तो वहां क्यों नहीं लगा, यहाँ ही क्यों लगाया सर? बिल्कुल, कि वहां पे सर लोग आए नहीं, क्या पता इतना दूर ना है। यहाँ पे तो क्या है, कस्टमर आता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, किसी कभी ना कभी किसी का मन करता है, बोले चलो बैठ लेते 10 मिनट चल करके कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, है ना। तो फुटफॉल यानी पहला चीज आपने क्या देखा, लोकेशन। आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, कस्टमर की बात नहीं कर रहा। आपने क्या देखा, लोकेशन, बोले कहाँ सेटअप करना है। फिर ये सब क्या है, दिस इज योर लेआउट। ये जो बनाया ना मैंने, क्या है ये, दिस इज दी लेआउट, कि बोले मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो प्रोडक्ट एक्टिविटीज होनी, डे टू डे एक्टिविटीज होनी, वो किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगी, किस ऑर्डर में चलेंगी, किसके बाद क्या है, दिस इज योर। तो दूसरा चीज आप डिसाइड करते हो, दैट इज लेआउट, है ना। ये आपने बिजनेस का क्या करा है, लेआउट ही बनाया ना, कि भैया इस काम के बाद ये, 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 ऐसा। फिर तीसरा चीज इधर जो तुमने मैनेज करा, दैट इज क्यूइंग। क्यूइंग की स्पेलिंग होगी, यस, QUEUING, यस, क्यूइंग। क्या आपने बोले, अगर कोई क्यू बनेगा, कोई भीड़ बनेगी, कभी कोई लाइन में लगानी पड़ी, तो उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड रूम में देखो, फिर आपने चीजों को क्या करा, शेड्यूलिंग करते हैं आप चीजों का, कि भैया 5 मिनट में ये काम होना है, इतनी देर में ऑर्डर लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर रेडी होगा, इतनी देर में सर्व करेंगे। तो शेड्यूलिंग करा और साथ साथ उनका सीक्वेंसिंग करा। सीक्वेंसिंग कैसे, पहले ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर के ये बता देगा, बोले बर्गर का ऑर्डर है, ये अपना काम चालू कर देगा, फिर उसके बाद ये इसको बता देगा, बोले ऑर्डर पेपर होने वाला है, उधर बता दो। तो दैट इज द सीक्वेंसिंग, ठीक है। इसी तरह और भी एक्टिविटीज होती है, लाइन बैलेंसिंग होता है, और हाँ बोलो। वो तो मशीन वगैरह तो जो लगाएंगे वो तो लेआउट का पार्ट हो गया, जो जो भी चीज लाएंगे ना, हाँ वो सब लेआउट का पार्ट हो गया। प्लांट लेआउट बोलते हैं हम उसको, कि किस तरह के आपने मशीन लगा रखी है, कौन से लेबर लगा रखे हैं, क्या क्या चीजें लगाई हैं, वो सारा प्लांट लेआउट का पार्ट होता है। तो लेआउट तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि इस तरह से मेरा लेआउट बनेगा। तो अल्टीमेटली ये सब और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कैपेसिटी प्लान करना, कि एक बार में बोले कितनी भीड़ लेनी है, बोले यार 50 कस्टमर ही अंदर आने देंगे, बाकियों को बोलना बोले वेट करें। ऐसा होता है ना, कई रेस्टोरेंट में आप जाते हो फुल रहते हैं, तो आप बाहर लोग भीड़ वेट करते रहते हैं, जैसे जैसे टेबल्स खाली होने लगते हैं फिर लोग बोलते बोले ठीक है सर टेबल खाली हो गया, आप आ जाओ अंदर। ओके, हमारे यहाँ तो क्या है, ठीक है गिने चुने चलते हैं। आप किसी बड़े सिटी में आओगे तो वहाँ तो ऐसा, किसी भी वीकडेज पे चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, किसी वीकडे पे आप किसी रेस्टोरेंट होटल में चले जाओ, वहाँ ऐसा फुल रहता है। तो आपको यू नीड टू ऐसा फाइंड द प्लेस, वेट, यू नीड टू वेट, ये चलो आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है। अब आधा घंटा वेट करना पड़े तो वहाँ भी आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके चलना है कि आप अब क्या कर पाओ, उन लोगों का ध्यान लगा पाओ, नहीं तो क्या ना, क्या पता वो लोग वहाँ से चले जाएं। जैसे बैंक जाते हैं, तो बैंक जाते हैं वहाँ भी वेट करने के लिए बोलते हैं, तो बढ़िया से सिटिंग का अरेंजमेंट करते हैं, वहाँ टीवी लगा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वही कि लोगों का मन लगा रहे, इनकन्वीनियंस। तो ये सब चीज़ें कोई आकर वहाँ पे बता रहा है। बैंक में भी जाते हो, बैंक में जाते हैं, यहाँ पर एक डेस्क लगी रहती है, मे आई हेल्प यू। बोले अभी कोई नया नया बंदा बैंक में आया है, वो बोलता है उसको पैसे निकालने हैं, पर उसको पता ही नहीं कौन से उस पर जाना है। तो आते ही अंदर एंटर होते ही यहाँ पे बंदा है, वो उसको गाइड कर देगा। अब ये बंदा बिल्कुल लास्ट में तो बैठ सकता था, पहले ही क्यों बैठाया, क्योंकि ये चीज किसी ने उसको बताई है। पहले तू लास्ट में जाके बैठ गया ना, तो तेरा कोई यूटिलिटी नहीं रहेगा। तो दिस इज व्हाट ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज।
मतलब ये हम काम करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कि हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी, जो मैंने बोला ना, ये इस केएफसी का क्या है, डे टू डे एक्टिविटी। ग्राहक आएगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर उसको बना के देना, उसको सर्व करना है, तो ये उसका ऑपरेशंस है। इस ऑपरेशंस को आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। आ रही बात समझ में, ऐसा चीज। तो दिस इज योर सब्जेक्ट, operations management, which has a wider acceptability and wider usability in many aspects. Clear? अब जैसा मैं तुमको बताया तो ये ध्यान रखना है ना, ये बनाना था वैसे तुमको, ताकि तुमको ध्यान रहे। बोलो व्हाट इज ऑपरेशंस एंड व्हाट इज मैनेजमेंट, जल्दी से ऐसा फेयर आउट जल्दी से बना लो। ओके, क्या चीज? हम्म, तो अब जैसे मैंने बताया, ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें थियोरेटिकल है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल है। तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले एक लिस्ट बनवा देता हूँ कि, बोलो बोलो। रेटिंग्स वाला चीज वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर फीडबैक में आ जाएगा। एक्चुअली कस्टमर से अच्छा रेटिंग मिले तो वो तो आप अचीव करना चाहते हो ना, तो वो तो तुम्हारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या हो गया, एक वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया ना, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हुआ ना। आप मैनेजमेंट कर रहे हो क्यों, ये चीज पाने के लिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे अचीव करना है, और उस चीज को अचीव करने के लिए मेरे को ये सारा काम करना पड़ रहा है, ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ रहा है। दैट इज आवर सब्जेक्ट। यस। हाँ, अब जैसे मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमको पढ़ना है आगे चल के, तो देर आर सर्टेन प्रैक्टिकल टॉपिक्स, देर आर सर्टेन थ्योरी, और हम क्योंकि प्रैक्टिकल को अलग से करके चलेंगे, तो पहले एक लिस्ट बनवा रहा हूँ, वो आप लिस्ट बना लीजिए साथ ही साथ में। कि प्रैक्टिकल जो मैंने बोला कितना, 70% मैंने आपको बोला, तो नियर अबाउट 42 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल पोर्शन है आपका, जिसमें टॉपिक्स तुम्हारे पास ऐसे हैं कुछ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें फोरकास्टिंग। किसका फोरकास्टिंग, तो मैं पहले ही बता दूं, डिमांड फोरकास्टिंग। सिमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी, कि कौन सी मशीन कब रिप्लेस करनी है, एक ही चीज़ तो लंबे समय तक चलती नहीं रहेगी, दैट इज रिप्लेसमेंट थ्योरी। अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को रिप्लेस ही किया जाए, कई चीज़ें रिपेयर्स और मेंटेनेंस मांगती हैं, तो दैट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट।
देन देर इज लाइन बैलेंसिंग। अच्छा, लाइन बैलेंसिंग क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। एक बार एक रफ आइडिया देता हूँ। लाइन बैलेंसिंग लिखा मैंने ना, लाइन बैलेंसिंग क्या है ये मैंने बताता, ये किचन है, बर्गर का डिपार्टमेंट अलग, फ्राइड चीज़ों का डिपार्टमेंट अलग, और पिज्ज़ा वगैरह का डिपार्टमेंट अलग मान लेते हैं। बर्गर वाले में मानते हैं कि 2 लेबर काम कर रहे हैं, फ्राइड वाले डिपार्टमेंट में भी 2 लेबर काम कर रहे हैं, अदर्स वाले में 4 लेबर काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो भाई हमको पता है ज़्यादातर जो ऑर्डर्स आते हैं वो पिज़्ज़ा, शेक्स, ऐसी चीज़ों के आते हैं, और ये सारी चीज़ किधर आता है? अदर्स वाले डिपार्टमेंट में, यानी इनके पास नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, तो काम करने वाले भी क्या होने चाहिए इस डिपार्टमेंट में? ज़्यादा होने चाहिए। बर्गर्स इनके ऑर्डर कम आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे काम करने वाले लोग भी क्या है? कम। नहीं तो सब में 4-4 रख देते, पर ज़रूरत ही नहीं है ना। जिस चीज़ के टास्क को, जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है, तुम कह रहे थे लेबर्स की बात करते स्टार्टिंग मुझसे, है ना, जिस 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 टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत है, और जिस दूसरे टास्क में परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, उनको डिसाइड करना, उनको पहले उनको बांटना, इट इज़ कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। कि टास्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? लेबर्स को बांट के चल रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। ठीक है, ऐसा चीज़। तो ये भी इसी का पार्ट होता है आपका। देन स्केड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये सब क्या है? सब प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, मतलब इनके हम लोग बकायदा क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा सॉल्व कर करके देखेंगे कि भाई क्या फॉर्मूलाज हैं, किस तरह से स्केड्यूलिंग होती है, किस तरह से सीक्वेंसिंग होती है, क्या एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या हो गया? बच्चे क्यों फ़ोन कर रहे हैं मुझे? हेलो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये पढ़ा होगा तुमने, EBQ। फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तुमने? फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तुमने? अभी नहीं पढ़ा? फर्स्ट ईयर में नहीं अभी तक तुम? हम्म। अच्छा अच्छा, उसमें आएगा एक टॉपिक EBQ करके, EOQ वगैरह निकालना पड़ता है इसमें, तो ये वो टॉपिक ही है। तो तुमको काम कर जाएगा ये वहाँ पे, यहाँ पढ़ लोगे, वहाँ जरूरत नहीं। कैपेसिटी प्लानिंग, जैसे मैंने बोला, इनडिफरेंट पॉइंट एनालिसिस। कैपेसिटी प्लानिंग जैसे मैंने भी बोला था कि 50 लोग एक साथ बिठा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं बिठा रहे, बाकी लोग बाहर वेट कर रहे हैं, दैट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग। प्लांट लेआउट, जो हमने भी बात की थी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। एंड देर इज टाइम एंड वर्क स्टडी, कि किसी ऑर्डर का तुमने बोला 15 मिनट ही लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज टाइम एंड वर्क स्टडी, तुमने उस चीज़ को एनालाइज कर रखा है कि इस तरह के काम को करने में इतना टाइम लगता है और इतना समय लगता है।
तो ये सभी चीजें हम अपने ऑपरेशंस में जो चीज देखते हैं ना, तो ये सभी चीजें हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट में आती है और ये बकायदा हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, जैसे बोला दो जने काम कर रहे किसी चीज पे, कोई किसी काम पे एक ही जना काम कर रहा है, दैट इज लाइन बैलेंसिंग। फिर उसने और आपने ऑर्डर प्लेस करा, वो बोल रहे हैं बोले एस्टिमेटेड टाइम सर 40 मिनट लगेगा, तो 40 मिनट क्यों लगेगा? क्योंकि उनको पता है दे हैड डन देयर टाइम एंड वर्क स्टडी, वो उस चीज को पहले ही कर चुके हैं, उनको पता है इस काम करने में इतना समय लगता है, तो आपको एस्टिमेट टाइम बता दिया। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सभी दुनिया भर की चीजें हैं, ये बकायदा हम पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स है जो हमको पढ़ने हैं। नियर अबाउट कितने टॉपिक्स हो गए हमारे? 15-16 कुछ टॉपिक्स जो हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये कुछ चीज़ें रहेंगी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसमें आपकी रहेंगी। ठीक है, सो दीज आर योर प्रैक्टिकल टॉपिक्स। अब मैं तुमको एक थ्योरी, तुम्हारे थियोरेटिकल उसका भी लिखवा देता हूँ। ये 40 to 40 मार्क्स मैंने बोला, तो 18 से 20 नंबर के लिए, 18 से 20 मार्क्स के लिए there will be a theory। पहला तो यही कि व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट की थियरी है, इसका इंट्रोडक्शन को लेकर के, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 इन योर सिलेबस। देन देर इज डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेशंस। नहीं, चैप्टर नहीं, दीज आर द टॉपिक्स। चैप्टर तो ये है पहला, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करके, तो उसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट दिया हुआ है, क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस वो दे रखा है। अभी डिजाइनिंग और ये मैनेजिंग ऑपरेशन बात दूसरे चैप्टर्स के टॉपिक है, परंतु मैंने क्या बोला, चैप्टर वाइज नहीं, हम सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं। बोले ये टॉपिक है जो आपको थ्योरी में प्रिपेयर करना है, ऐसा चीज। प्रोडक्शन प्लानिंग, ये एक ऐसी चीज मिलेगी जो बड़ा पोर्शन कवर करता है आपका थियोरी के अंदर, इंडिविजुअलिटी में। इकोनॉमिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, तो ये कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को ऐसे लिस्ट आउट कराने का सिर्फ एक ही मोटिव है, चैप्टर्स में आप जाते तो आपसे क्या है ना कभी कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, आपको ऐसा लगता है थोड़ा शायद अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो आप उसको छोड़ देते हैं लेस इंपॉर्टेंट समझ के। पर यहाँ पे लिखवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कुछ भी हो जाए, ये टॉपिक्स आपको हर तरह से गो थ्रू करने हैं। ये आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स रहेंगे, ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स रहेंगे। इनके अलावा तुमको कुछ लगता है तो वो भले ही आप छोड़ सकते हो, बाकी ये चीज़ तो हमको पढ़नी ही है। दीज आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट और इनको हम छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। ठीक है, चलो। तो सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट हमको समझ में आया कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब है डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, और इस तरीके से परफॉर्म करना कि हम क्या क्या ला सकें, हम क्या ला सकें, इफ एफिशिएंसी वगैरह इफेक्टिवनेस ला सकें अपने काम में। ठीक है, तो सर सबसे पहले सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के? तुमने एक बात बताई थी कि सर वो स्टार पाना। जी, तो आओ यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट यदि किया जा रहा है
तो उस काम को करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव जिनको ध्यान में रख के हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट करते हैं। तो एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगर मैं समझूं तो वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक तो हम समझे थे कि सर ऑपरेशन मैनेजमेंट का कि सर हमको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, वो सब तो ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस तब करोगे जब तुम्हारी सेल्स होगी। सेल्स तुम्हारी तब होगी जब तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, जब तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास आएगा। जब कस्टमर आ ही नहीं रहा है तो फिर कॉस्ट रिड्यूस करके भी क्या कर लोगे। तो सबसे पहली चीज जहां पे हमको फोकस करना है वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एक बार कस्टमर सेटिस्फाई फिर बाकी चीज बाद में देखेंगे। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सर उसमें हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। जैसे तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने का जो टास्क होता है वो आपको कब से स्टार्ट हो जाता है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसी कुछ क्वालिटीज रखें जो कस्टमर की हर तरह की नीड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए बाय कीपिंग दैट प्रोडक्शन इन विद इन दी कॉस्ट सीलिंग, जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद अगला काम क्या, केवल मैन्युफैक्चर कर लोगे तो काम हो जाएगा क्या, नहीं सर, उसका एप्रोप्रिएट सप्लाई होना चाहिए, सही पॉइंट ऑफ टाइम पे सही प्लेस पे उसका सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई है परंतु कुछ जगह अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। और फिर चीजें आती हैं बाकी की चीज जैसे कि सर सर्विसेज, अदर सर्विसेज। सर सर्विसेज जैसे कौन सी, सर इट कैन बी आफ्टर सेल्स सर्विसेज, है ना। यस यस यस, मेनली तो इसमें आप आफ्टर सेल सर्विसेज लेके चलें, उसी के बेसिस पे तुम्हारा जो कस्टमर का रिव्यू या जो फीडबैक है ना वो अच्छा रहेगा। ठीक है। मैं जैसे मैं बोट का एग्जांपल देता हूँ। बोट से मैं काफ़ी कई बार प्रोडक्ट्स मंगवाया, मैं काफ़ी हैप्पी कस्टमर हूँ बोट का, क्योंकि उससे पहले जो मैं ईयरफोन्स यूज़ करता था उसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो बोट से मैंने एक बार कभी कोविड टाइम में एक नेक बेड मंगवाया था। बोट जनरली आपका जब देखोगे तो फेमस जो हुआ है, उसने जो मतलब अच्छा एक क्या कहते हैं उसको, पेस जो पकड़ा वो आपके कोविड वाले टाइम समय पकड़ा है ना। तो उस समय नेक बैंड आते थे बोट के। बोट ने सबसे पहले जो स्टार्ट कर नेक बैंड के साथ में स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ऐसे रिलायबल और अच्छी क्वालिटी के आते थे। तो नेक बैंड मंगवाया मैंने, 5-6 महीने चलाया, 5-6 और उसका 1 साल का वारंटी भी देते थे वो लोग। 5-6 महीने चलाया, 5-6 महीने चलाने के बाद क्या हुआ, उसका राइट हैंड साइड का जो होता है ना एक बंद हो गया, एक कान से आवाज आई दूसरे से नहीं आ रही। अब मैं ऐसे ही उसको ले लेकर घूम रहा, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, बोले यार तू क्या कर रहा है, ये इसको चेंज करवा लेना। मैंने कहा चेंज, बोले हाँ वारंटी होगी ना, मैंने कहा हाँ है। बोले तो जाके लॉग इन कर, तेरा अकाउंट बना बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के, इसको डाल दे, इसका बिल का जो एक होता है ना वो डाल दे, वारंटी होगी तो अपने आप वो लोग लेने आ जाएंगे। तो मैंने ऐसा करा, वो लोग 4-5 दिन में लेने आए। 15 दिन के अंदर मेरा वो जो ईयरफोन था वो बिल्कुल नया एकदम सही हो हुआ करके आ गया मेरे पास। नया ही आया था वो, एज इट इज़ वो नहीं आया था, वो तो उन्होंने रख लिया, दूसरा भेजा मुझे उसकी जगह। ऐसा मैंने 2-3 बार करा है जब मैंने उनसे प्रोडक्ट। तो दिस इज व्हाट कि दे वर मैन्युफैक्चरिंग दोज थिंग एट दैट टाइम, जो उस समय काफ़ी डिमांड में आ रहा था ब्लूटूथ वाली नेक बैंड्स। दूसरा, उसका अवेलेबिलिटी हर जगह करवाया, वेबसाइट्स पे डाला, अमेजोन वगैरह पे लिस्ट कराया, फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रखा, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सेल्स सर्विसेज उन्होंने अपने कस्टमर्स को ऐसा दिया, अच्छी सर्विस दी जिससे वो अपने कस्टमर्स को इतना रिटेन कर पाए। तब जाकर के का ये था हुआ। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंड वो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करते हो बाय सेटिस्फाइंग दीज 4 क्राइटेरियाज। ठीक है। तो चलो, अब मैं तुमको बोल दिया चलो जाओ ऑपरेशंस को मैनेज करो, कर लोगे। मैंने बोल दिया, अब तुमको पता है ना ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है, और तुमको उसकी अहमियत भी पता है ना। मैंने कहा जाओ ताकि ऑपरेशंस को मैनेज करो तो हो जाएगा काम, नहीं ना। सर स्टार्ट कहाँ से करें, पहला कदम क्या लेना है, क्या सीधे जाते ही मैं वो लेआउट बना दूं, क्या लाइन बैलेंसिंग कर दूं, बता दूं इस काम के लिए इतने लेबर लेंगे इस काम, नहीं। सबसे पहले आपको पहला स्टेप पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्या बोले, पहला स्टेप अगर देखें कस्टमर, बोले ऑब्जेक्टिव क्या था, बोले ऑब्जेक्टिव था कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए पहले चीज क्या करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर। तो पहला चीज क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, क्या करना है मैन्युफैक्चर, तो कौन से गुड्स करें,
ये तो बताएगा ना कोई मुझे आकर के, कौन से गुड्स, वेरिएबल्स, कौन से? अच्छा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मेरे को वेरिएबल वेरिएबल सुनाई दिया, वेरिएबल समथिंग एल्स ना। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल्स? इट कैन बी वेरिएबल्स, तो ये जो मैंने सब पहन रखा था वेरिएबल्स ही है। क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्लोथिंग में आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्लोथिंग से पहले क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आपको देखना पड़ेगा कौन से गुड्स की डिमांड है ना भाई। क्लोथिंग में मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं जाकर के ये स्वेटर वेटर जाकर के अब जाके प्रोड्यूस करूँ और उनको बेचूं, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला जो मौसम है वो क्या है, गर्मी का है। तो मैं अगर ये प्रोडक्शन कर भी दिया, सर्विस अच्छा से दे दी, क्वालिटी, तो भी क्या है, कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। यानी सबसे पहले यू नीड टू असेस द डिमांड, है ना। पहला जो स्टेप आता है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, वो चीज क्या आती है, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग ऑफ व्हाट, डिमांड फोरकास्टिंग। यहीं से हमारा चीज चालू होता है। इसलिए मैंने बोला हम बुक को नहीं गो थ्रू करेंगे, बुक में जाओगे तो पहले तुमको सारी थ्योरी बताता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये है वो है, अरे वो सब पढ़ लेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या, अच्छा चालू कहाँ से हो रहा है, सबसे पहली चीज क्या आ रही है, सबसे पहली चीज आ रही है कि भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। बोले मैन्युफैक्चरिंग करें तो किस चीज का करें, बोले उसी का कोई सा डिमांड है, तो डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, तो डिमांड को पहले फोरकास्ट करना पड़ेगा, दैट इज द फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड या डिमांड फोरकास्टिंग, कि जिसमें आप क्या करोगे, पास्ट की डिमांड को देख करके या पास्ट के डिमांड बिहेवियर्स को देख करके आप फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को ध्यान में रख के क्या करोगे, डिमांड का एनालाइज करोगे कि आने वाले समय में ये डिमांड रह सकती है, क्योंकि डिमांड रहेगी तो ही आप उस चीज को क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे ना। मैं तुमको बता दूं, बोले देख आने वाला समय कुछ नहीं है, आने वाला समय एआई का है। चल आने वाला समय एआई का भी छोड़, तू तो एक काम कर, तू तो एक काम कर, एक गैरेज डाल ले जहां तू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ये जो व्हीकल्स की जो बैटरीज आती है ना उनको रिपेयर करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ईवी का बिजनेस बढ़ रहा है, बैटरीज का बिजनेस बढ़ रहा है। चलो हमारे यहाँ लिथियम वाली बैटरीज चल रही है, बोले यार एक काम कर कोई नई तरह की बैटरी निकाल जो कि रिलायबल हो, इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करके देख। नहीं तो चार्जिंग स्टेशंस लगा, है ना, जब लोग सभी के सभी ईवी लाके घूमेंगे तो जरूरत है ना कि सभी ऐसा चार्ज रख पाए, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो चार्जिंग का जरूरत पड़ सकता है। आजकल तो डिलीवरी वाले बिजनेस इतने हो रखे हैं, स्विगी जोमेटो, अब तो ब्लिंकिट ही कितना बड़ा, कितने सारे लोग खड़े रहते हैं, 50-50 60-60 लोग खड़े रहते हैं। अब इस वाले तरह के बिजनेस में क्या लगता है, और पेट्रोल वाला जो व्हीकल है कब तक सर्वाइव कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उस तरह के जो लोग होते हैं डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको आजकल तो क्या होता है, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। बजट में हमारे उनके लिए हमारी एफएम ने अलग से कुछ प्रावधान भी रखा है, इंश्योरेंस वगैरह देने की बात करी और कुछ और बेनिफिट्स दिए हैं। जी सब्सिडी, अच्छा, तो उनको पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग पे आउट होता है। अब मान लो यार वो 1 किलो 5 किलोमीटर जा रहा है बंदा, 5 किलोमीटर के ऑर्डर के लिए उसको 70-80 रुपये मिल रहे हैं, तो अगले का तो पेट्रोल इतना चल रहा है ना। यानी इस तरह के बिजनेस के लिए भी सबसे अच्छा व्हीकल क्या है, ईवी। जितने ईवी यूज होंगे बैटरी कंजम्पशन उतना ज्यादा, तो बैटरी का तो रिफिल करना या बैटरी का बिजनेस डाल लो, ये हो सकता है। तो आपने क्या करा, आने वाली डिमांड को आपने फोरकास्ट करा, और इसके बेसिस पे आप समझ पा रहे हो कि अच्छा आने वाला समय ये है, तो एक काम करते हैं अपन इस तरह का बिजनेस को लेकर के आते हैं। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में इंडिया में यदि देखें, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, बिजनेस नहीं सॉरी ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, सबसे पहला ऐप जिसने बहुत बड़ा स्टेप लिया वो कौन था, पेटीएम। भाई यूपीआई गूगल पे ये सब तो फोन पे तो बाद में आए हैं, सबसे पहला चीज जो ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करना है वो कौन था, पेटीएम वॉज दी फर्स्ट वन। वो भारत पे था, तो भारत, तो इसलिए भारत पे इतना आप देखेंगे चला। वहां दूसरी तरफ पेटीएम अपने बिजनेस को इतना ग्रो नहीं कर रहा, ऑल्दो वो सबसे पहले आया उस सेगमेंट में, ग्रोथ उसका धीरे रहा। गूगल पे और फोन पे ने उसको बहुत ऐसा जल्दी ओवरटेक कर लिया था। खैर वो उसकी स्टोरी लग रही, पर उसने भी क्या करा, डिमांड को कहीं ना कहीं फोरकास्ट करा होगा ना, क्या चलो आगे चल के ये चीज क्या कुछ ऐसा बड़ा फिनोमेना बन सकती है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करने वाला कंट्री है ना, ऐसा चीज है। तो यहाँ इसीलिए कोई भी चीज के लिए अगर हम समझे, सबसे पहली चीज जो हमको जरूरत पड़ती है दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। तो यहीं से हमारा पहला टॉपिक चालू होता है। एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस इज दियर वेरी फर्स्ट टॉपिक है जी। हाँ ऑब्जेक्टिव बस वो एकमात्र ही है, उसी को लेकर के सारे काम करने हैं।
ठीक है, तो इधर से हमारा जो चैप्टर नहीं बोलूंगा, पहला टॉपिक जो हमको चालू करना है, जैसे मैंने आपको लिखा प्रैक्टिकल की लिस्ट में कि यार फर्स्ट टॉपिक वाज दी फोरकास्टिंग, तो यहीं से हमारा पहला टॉपिक चालू होता है, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। चलो, अब ये शब्द क्योंकि दो चीजों से मिलकर बनाया है, पहला शब्द है आपका डिमांड और दूसरा शब्द है आपका फोरकास्टिंग। तो डिमांड माने, तो सर डिमांड वैसे हम 11 12 में पढ़ के आते हैं, कुछ तो भी दो तीन चीजों से मिलकर बनता है, मैं उसमें सब चीज नहीं ले रहा, मैं तो यहाँ पे केवल एक बेसिक चीज को लेके चल रहा हूँ। डिमांड माने इट इज द डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स which is backed with certain factors like the purchasing power or the willingness of the consumer, but वो सब हम बातें यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। तो एक चीज जैसे मैं भाई यहाँ पे लेके चलूंगा, सबसे पहला चीज है डिमांड। डिमांड यानी डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स, कि हमारी डिजायर क्या रहेगी आगे चल के क्या चीज खरीदनी है। तो उस कंज्यूमर की उस डिमांड को आप क्या करना चाह रहे हो, फोरकास्ट। यू वांट टू मेक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इज व्हाट, फोरकास्टिंग इज व्हाट, कि सर फ्यूचर में होने वाले, हाँ, फ्यूचर में होने वाले किसी अनसर्टेन इवेंट को क्या करना, प्रिडिक्ट करना। जैसे मुझसे कल पूछा गया, बोले आज के मैच को देख के आपको क्या ख्याल है, मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, बोले इंडिया जीतेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मैंने फ्यूचर में होने वाले एक इवेंट को क्या कर लिया था, वेल इन एडवांस प्रिडिक्ट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग, नथिंग एल्स। अच्छा, यहां जो प्रिडिक्शन की आ रही है, क्या वो जरूरी है कि वो सही हो? मैंने बोला कि इंडिया जीतेगी, अब तुम जाकर के कुछ ऐसा काम कर लो जिसपे तुम, मतलब जैसे आजकल तो जो चीज चलती हैं, तुमने इंडिया के ऊपर पैसा लगा दिया, तो क्या चीज है कि क्या श्योरिटी की 100% वही चीज होगा? कुछ उसके अगेंस्ट भी चीज हो सकती है ना, इसलिए बोला रहा है कि यहाँ पे केवल क्या लगा रही है, प्रिडिक्शन। अब ये प्रिडिक्शन 100% सही हो नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट क्योंकि आपने वर्ड पूछा फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग मींस टू मेक एन प्रिडिक्शन ऑफ एन, इसलिए बोला गया किसका, ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, दैट इवेंट इज अनसर्टेन। हुआ तो ठीक है, जरूरी नहीं कि हो ही, ठीक है। तो फोरकास्टिंग मींस टू मेक एन एस्टिमेशन of the probable future events. This is the definition of forecasting. तो डिमांड फोरकास्टिंग माने कि सर ऑल एंड ऑल डिमांड फोरकास्टिंग समझे तो कि फ्यूचर में होने वाले एक जो प्रोबेबल डिजायर्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स की, उनको एनालाइज करना, उसको प्रिडिक्ट करना कहलाता है डिमांड फोरकास्टिंग। और किसी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है क्या चीज, डिमांड को फोरकास्ट करते ना, तभी आप अपने बिजनेस को क्या कर पाते हो, टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट कर पाते हो। अगर तुम कंज्यूमर्स की चाल को नहीं समझोगे, है ना, कंज्यूमर्स की ऐसा होता है ना, हवाओं को नहीं समझोगे, तो तुम जब तक उसका पता नहीं लगा सकते। देखो मुझे याद नहीं आ रहा, बोल नहीं पा रहा। जैसे मान लो तुम्हारा तुम्हारा तो है बिजनेस खुद का, है ना, कई लोग का बिजनेस है, तुम्हारा भी बिजनेस है, तो अब वैसे आता है वही चीजें अपने बिजनेस में रखना चाहोगे ना, जो आगे चल के कंज्यूमर क्या करने वाला है, मांगने वाला है। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, ये अपन मोटर व्हीकल्स के अंदर बात करें, तो सभी के सभी कंपनीज कहीं ना कहीं किस पे शिफ्ट हो रही है, ईवी पे शिफ्ट हो रही है। वो अपने बिजनेस को किस में शिफ्ट कर रही है, ईवीज पे, क्योंकि दे नो आने वाला समय किसका है, ईवी का। एक्टिवा भी अब तो ईवी में आ गई है ना, आईक्यू वगैरह तो आ गई है। एक्टिवा इज समथिंग जो मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज अपन बोल सकते हैं भैया। जब भी स्कूटी की बात होती है, स्कूटी नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं, बोले एक्टिवा की चाबी देना, भले सामने वाले के पास जुपिटर क्यों ना हो, सामने वाले के पास टीवीएस का, हाँ जुपिटर उसका होता है, चाहे वीगो क्यों ना हो, चाहे जो भी होता है, हम बोलते हैं क्या है, बोले एक्टिवा की चाबी देना। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसी चीज छप गई है, बोले ऐसा एक स्ट्रक्चर, तो बोले वो एक्टिवा है।
तो अब तो वो इतना बड़ा प्लेयर भी क्या ला रहा है, ईवी लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो किसको यहाँ पे असेस करके चल रहे हैं, डिमांड को फोकस करके चल रहे हैं। तो सर आपने ऐसे एक बात बोली फिलहाल कि यार वो आपने कल पाकिस्तान की इवेंट का फोरकास्टिंग करा है, आप तो ज्ञानी निकले, पर क्या मेरी उस बात पे रिलाई किया जा सकता है? मैं तुमको बोलूं मेरी इस बात पर भरोसा करके कोई बिजनेस डिसीजन ले लो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि सर आपने तो क्या हवाओं में बात फेंक दी। आज जैसे मैच है, किसका मैच है रे, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच है आज, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा। बोले आज अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे बड़े मार्जिन से, और फिर न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे, और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, तो पाकिस्तान पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। बोले सर क्या बकवास कर रहे हो? अरे बात कर रहा हूँ मैं तो मैं बोल दूं आज के मैच में देखो बांग्लादेश हराएगी न्यूजीलैंड को, तो क्या तुम मेरी बात भरोसा करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपने ये जो बात बोली ना, वो आपने जस्ट प्योरली जजमेंटल होके बोली है, आपने अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखा है, आपने इसमें पीछे कोई ऐसा रिसर्च, कोई थ्योरी, कोई मेथड यूज में नहीं लिए। तो दैट मीन्स फोरकास्टिंग विदाउट एनी मेथड्स, फोरकास्टिंग विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड्स कोई काम का नहीं है। अगर आपको सही में अपने बिजनेस के डिसीजन को यूज में लेने के लिए, बिजनेस के डिसीजंस को लेने के लिए सही में फोरकास्टिंग की मदद लेनी है, तो वो फोरकास्टिंग क्या होनी चाहिए? दैट फोरकास्टिंग शुड बी, क्या बोलते हैं उसको, दैट फोरकास्टिंग शुड बी रिलायबल, कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको कि हाँ यार ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही करेंगे अपन, है ना। और लोग ऐसा करते हैं, तो है ना, देयर शुड बी सम मेथड्स, देयर शुड बी सम मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो नेक्स्ट चीज वही है, क्या? मेथड्स। मैं सिर्फ फोरकास्टिंग बोल रहा हूँ, पर समझना हम बात यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग की कर रहे हैं ना, तो पूरा डिमांड फोरकास्टिंग की बात चल रही है, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्योंकि बिना कोई मेथड से अगर फोरकास्टिंग करके मैं तुमको बता दूं तो कोई मतलब नहीं ना सर। जैसे लोग स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस देते हैं, मैंने भी इधर बैठे बैठे तुमको कोई स्टॉक रिकमेंड कर दिया, मैं काम कर जा ये स्टॉक ले ले, तो तू खरीद लेगा क्या? नहीं। बोले सर यार आप तो क्या मजाक कर रहे हो। पर यही अगर कोई रिसर्च एनालिस्ट आकर के तेरे को बोले, तो तू उसकी बात पे भरोसा करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जरूर कोई ना कोई पीछे मेथोडोलॉजी, कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई पास्ट की डेटा, फंडामेंटल एनालिसिस, कोई तरह का एनालिसिस करके मेरे को जवाब दिया है। तो इन ऑर्डर टू बी रिलायबल यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ मेथोडोलॉजीज, है ना, मेथोडोलॉजीज इन ऑर्डर टू बिकम रिलायबल। तो उसी के लिए यहाँ पर भी डिमांड फोरकास्टिंग को अगर क्या बनना है, रिलायबल बनना है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड्स होने चाहिए। तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक। तो मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग में आप देखेंगे दो तरह के मेथड्स आते हैं यहाँ पे आपके पास। वन इज योर क्वांटिटेटिव मेथड, एंड अदर वन इज द क्वालिटेटिव मेथड। ये दो तरह के मेथड्स होते हैं आपके पास इन इन ऑर्डर टू फोकस द डिमांड, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। सर व्हाट इज क्वांटिटेटिव? ठीक है ठीक है ठीक है, डन। एक बार, अच्छा अच्छा।
तो ये दो हमारे मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशंस। ठीक है, देखो क्वांटिटेटिव मेथड यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स की यदि बात करें तो इसमें वो मेथड्स आते हैं आपके पास जिनमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिनको यूज में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इन एग्जैक्ट क्वांटिटी को फोरकास्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिख दी कि dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब x की वैल्यू मान लो 1 है ना, तो आंसर कितना आ गया, बोले 7, यानी डिमांड कितनी रहेगी 7। x वो वेरिएबल हो गया जिसके ऊपर डिमांड क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, और जितना वैल्यू x करेगा उसके बेसिस पे आप डिमांड निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक टेक्निक हो गई जिसको यूज में लेके आप क्या कर रहे हो, बकायदा डिमांड की एग्जैक्ट क्वांटिटी कैलकुलेट कर पा रहे हो, डिमांड को एस्टिमेट कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड। जैसे रिग्रेशन आप करते हैं ना, रिग्रेशन पढ़ा है कभी, है ना, स्टैट्स में पढ़ा होगा रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे एक तरह का फॉर्मूला बना रहे हैं जिसके बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर वैल्यू की, उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। होता है ना उसमें कि मान लो x की वैल्यू निकालनी, जब y दे रखा है, y दे रखा होता है ईयर्स में, बोले 2017 2020 में कितना सेल्स रहेगा, इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं रिग्रेशन के अंदर। तो रिग्रेशन एनालिसिस वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जो एक क्वांटिटेटिव मेथड है इन ऑर्डर टू फोकस दी डिमांड। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स सर इट इंक्लूड्स दोस फॉर्मूला, दोस टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू एस्टिमेट द डिमांड। वही व्हाइल ऑन द अदर हैंड देयर आर सम क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, व्हाट इज क्वालिटेटिव मेथड या व्हाट आर क्वालिटेटिव मेथड्स, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई टेक्निक टुकनिक नहीं है। इधर क्या हो रहा है, बोले इधर आपस में क्या करा, आपस में बेस्ट बैठ के कुछ लोगों ने डिस्कशंस किया, बातें करी, कुछ पास्ट की चीजों को जाकर के खंगाला, कुछ डॉक्यूमेंट्स खंगाले, कुछ डेटा निकाले, और उन डेटा के बेसिस पे, उन डिस्कशंस के बेसिस पे, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में मान लेते तुमको इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट यू विल डू, बोले जाकर के उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, बोले पहले कंपनी की सेल्स कितनी थी, अब कंपनी की सेल्स कितनी है, पहले कंपनी की एसेट्स कितनी थी, अब कंपनी की एसेट्स कितनी है, पहले कितना प्रॉफिट कमाई थी, अब कितना प्रॉफिट कमा रही है, पहले कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, अभी कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये सब चीज आप देखोगे ना। यहाँ कोई मेथड लगा रहे हो क्या, कोई फॉर्मूला लगा रहे हो क्या, टेक्निक लगा रहे हो क्या, नहीं, अरे ये क्या है, इधर केवल आप डिस्कशंस करोगे, कुछ लोगों से आकर बात करोगे, देखो यार ये ऐसा कुछ है, बोले बताओ क्या लगता है, आपने पास के डेटा को एक बार देखा, तो दिस इज qualitative method. That is the qualitative method. It includes those methodologies which involve extensive discussions or research भी ले सकते थे हम, extensive research and discussions, and does not require calculations. So those are called qualitative methods. So these are the two different types of methods which can be used in order to get the demand forecast, in order to demand या forecast the demand. ठीक है, एक आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दे देगा, एक आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा, बस वो पास के डेटा के बेसिस पे आपको एक आइडिया दे सकता है। ठीक है, तो ये मेथड्स होते हैं। अच्छा, फर्दर क्वांटिटेटिव मेथड में भी हमको तीन चार चीज़ें दी हुई हैं कि ये चीज़ें हैं जिनसे यूज़ में लेके आप डिमांड फोकस कर पाओगे, बाकायदा इसके तुमको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वहीं क्वालिटेटिव के अंदर देयर आर सर्टेन मेथड जो हम डिस्कस करके निकल जाएंगे, हाँ देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये, बट जैसा मैंने बोला था, मैं तुम लोग को आज कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट नहीं कराऊंगा, मैंने सिर्फ तुमको एक इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ूंगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ तुम्हारे इस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का नाम है तुम्हारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बोलो, आज की इस क्लास के बाद क्या तुमको आइडिया लगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है तो तुम्हारा सब्जेक्ट है, आखिर है क्या, समझ में आया तुझे, पक्की बात, तो समझना, ग्रुप में स्केड्यूल डालना, कौन से रूम में कौन सी क्लास होगी, है ना, किस समय किसकी क्लास रखनी है, ये सब भी क्या है, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट ही तो है। और इस टास्क को भी कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा होगा ना, कि बोले सुबह 7 से 10 का स्लॉट, बोले इस क्लास को डाल दो, इस टीचर की क्लास इस समय रख दो, है ना, इस समय इस वाले रूम में क्लास होनी चाहिए, वो वाले रूम की क्लास उसमें में रखवाओ। दिस इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो हर जो चीज जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे हो रही है, डे टू डे, आपके ऑपरेशंस हमारी जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेट,
दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशंस एंड उस चीज का मैनेजमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस व्हाट सर, कोई भी मैनेजमेंट जनरली होता है कि मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि आपको क्या हो सके, मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, है ना। बट यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर कोई साइंटिफिक मेथड को यूज में लेके आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो इन ऑर्डर टू अचीव दी एफिशिएंसी इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, और ये क्या आता है, वैसे तो कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं, बट एक ऑब्जेक्टिव मैं देखूं तो वो क्या है मेरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे पहले जो सीढ़ी चढ़ोगे वो है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज़ करनी है, उसके लिए आप क्या बात कर रहे हो, डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग तो नहीं कि किसी ने भी डिमांड फोरकास्ट करके दे दिया और उसकी बात हम मान ले, नहीं। तो डिमांड फोरकास्टिंग के देयर शुड बी मैथडोलॉजी, और इसलिए हमने बात करी यहाँ पर किसकी, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। और यही चीज़ मैंने आपको बताया, ये आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल का टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद वी विल शिफ्ट ऑन टू दी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। डन है? ओके, सो दिस वाज योर टुडेज क्लास। यहाँ पे हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन लिया है शॉर्ट सा। कल की क्लास में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग और उसके मेथड्स और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी बातें करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ तुम लोग को अच्छे से एक समझ में आया होगा कि व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।